नमस्कार दोस्तों। धूल भरी आंधियां जब आंखों में चुभती हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। सच में। और जब वो धूल अज्ञानता, जातिवाद और सदियों पुरानी रूढ़ियों की हो, तो घुटन और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। वो घुटन सीधे प्राणों को संकट में डाल देती है। एक ऐसा ग्राम जहां मृत्यु घर के द्वार पर नग्न होकर नृत्य करती है। जहां भयंकर बीमारियां और सत्ता का लोभ ही एकमात्र सत्य प्रतीत होते हैं। सत्य कहा आपने। किंतु इसी दमघोटू वातावरण, इस घोर कीचड़ के ठीक बीचों बीच एक श्वेत कमल खिलने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। हाँ, ये कमल है आशा का, प्रेम का और एक नए सवेरे का। देखिए, ये बिहार के पूर्णिया अंचल की वो धरती है जिसकी सूखी मिट्टी में पसीने और आंसुओं की गंध इतनी गहराई तक घुली है कि वो सीधे आत्मा को चीरती हुई उतर जाती है। एकदम सत्य। और आज की कथा किसी एक नायक या नायिका तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज बात होगी उस महान रचना की जिसने भारतीय साहित्य की दिशा और दशा दोनों को सदैव के लिए परिवर्तित कर दिया। और इस अमर महागाथा का नाम है मैला आंचल। हाँ, और इसके महान रचयिता हैं अमर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु। असल में इस गाथा की महत्ता केवल इसके पात्रों के संवादों में नहीं है, बल्कि उस संपूर्ण समाज के अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण में है, जिसे रेणु जी ने अपनी लेखनी से अमर कर दिया है। मतलब? मेरीगंज नामक यह ग्राम मात्र एक भौगोलिक स्थान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उस समय के संपूर्ण भारतवर्ष का एक जीता जागता स्वरूप है। एक ऐसा दर्पण है जो अपनी अनगिनत व्याधियों और कुरीतियों के भारी बोझ तले दबा होने के बावजूद भी निरंतर प्राणवायु खींचने का प्रयास कर रहा है। यहीं पर एक विचार मेरे मन में बार बार उठता है और मुझे अत्यंत उलझन में डाल देता है। वो क्या? देखिए, इस ठहरे हुए अंधकारमय मेरीगंज में एकाएक एक हलचल होती है। एक युवा चिकित्सक प्रशांत वहां आता है। हाँ, जो पटना जैसे महानगर की सुख सुविधाओं में पला बड़ा है। सत्य है, उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उसके सम्मुख एक अत्यंत उज्ज्वल धन धान्य और यश से परिपूर्ण भविष्य है। बिल्कुल। फिर एकाएक ऐसा क्या होता है कि वो अपना अनुसंधान करने, मलेरिया और कालाजार जैसी भयंकर बीमारियों का उपचार खोजने इस पिछड़े और मृत्यु के गढ़ में आ जाता है? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। मतलब, ये तो वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कोई जानबूझकर अग्निकुंड में छलांग लगा रहा हो। आखिर एक पढ़ा लिखा युवा अपना संपूर्ण जीवन इस प्रकार दांव पर क्यों लगाएगा? देखिए, यही प्रश्न प्रशांत के चरित्र की सबसे बड़ी नींव है। अच्छा। हाँ, प्रशांत के भीतर विज्ञान और मानवता की निस्वार्थ सेवा का एक अत्यंत आदर्शवादी ज्वार है। वो केवल शारीरिक रोगों का उपचार नहीं करना चाहता, वो उस रोग की जड़ तक पहुंचना चाहता है। किंतु आदर्श और यथार्थ में तो बहुत भेद होता है ना? बिल्कुल। और जब वो मेरीगंज पहुंचता है तो सच्चाई उसके आदर्शों से भयंकर रूप से टकराती है। उसे ज्ञात होता है कि इस ग्राम की वास्तविक और सबसे भयंकर व्याधि मलेरिया या कालाजार है ही नहीं। तो फिर सबसे बड़ी व्याधि क्या है? मेरीगंज की सबसे बड़ी व्याधि है वहां की दलबाजी और सत्ता का संघर्ष। ओह, राजनीति। हाँ, ये एक ऐसा रोग है जिसकी कोई औषधि विज्ञान के पास नहीं है। पूरा ग्राम मुख्य रूप से 3 खेमों में विभाजित है। और प्रशांत का पवित्र उद्देश्य उन तीनों के मध्य पिसने लगता है। सत्य कहा आपने। इन 3 खेमों के शक्ति प्रदर्शन के मध्य वो कुचला जाने लगता है। ये तो किसी प्राचीन राजदरबार के षड्यंत्रों जैसा प्रतीत होता है, जहां एक ओर चतुर मंत्री हैं, दूसरी ओर बाहुबली सेनापति। ये 3 खेमे आखिर कार्य कैसे करते हैं? सत्ता का ये त्रिकोण बहुत ही सुविचारित और जटिल है। देखिए, पहला है कायस्थ टोला, जिसके मुखिया विश्वनाथ प्रसाद हैं। बिल्कुल। और मुखिया की शक्ति उनके बाहुबल में नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक चतुराई और छल कपट में निहित है। मतलब वे प्रपंच रचते हैं। हाँ, वे झूठे दस्तावेज, न्यायालय के दांव पेंच और कूटनीति के माध्यम से पूरी व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखते हैं। और दूसरा खेमा? दूसरा है राजपूत टोला, जहां रामकृपाल सिंह का अधिकार है। उनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न है। वे बल का प्रयोग करते हैं। एकदम सत्य। वे केवल लाठी, भय और प्रत्यक्ष शक्ति प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि जिसके पास लाठी है, भूमि उसी की है। और तीसरा खेमा कौन सा है? तीसरा है यादव टोला, जहां खेलवन यादव का वर्चस्व निरंतर बढ़ रहा है। उनकी शक्ति किसमें है? उनका बल, उनकी अपार संख्या और उनका सामूहिक बाहुबल है।
अब आप ही सोचिए, जब प्रशांत जैसा कोई सत्यवादी व्यक्ति इन 3 प्रचंड शक्तियों के बीच जाकर लोक कल्याण स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये तीनों शक्तियां उसके मार्ग में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सत्य। एक ओर रोग से मुक्ति दिलाने का यह पवित्र संकल्प है और दूसरी ओर अहंकार और सत्ता का घिनौना खेल। हाँ, ये अत्यंत पीड़ादायक है। किंतु ये देखकर हृदय को थोड़ी सांत्वना भी मिलती है कि इस कठोर और नीरस वातावरण में भी मानवीय भावनाएं अपने लिए मार्ग खोज ही लेती हैं। आप प्रशांत और कमली के अनुराग की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। चिकित्सक प्रशांत और मुखिया विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री कमली के बीच जो एक अत्यंत निस्वार्थ प्रेम पनपता है। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक है। कमली एक अज्ञात और गंभीर व्याधि से जूझ रही है और प्रशांत उसे उस शारीरिक और मानसिक पीड़ा से बाहर निकालने का निरंतर प्रयास करते हैं। परंतु यहां भी एक बड़ा विरोधाभास है। एक मुखिया जो इतना चतुर और सत्ता का लोभी है, वो अपनी ही पुत्री की बीमारी और एक साधारण चिकित्सक के साथ उसके प्रेम को कैसे सहन करता है? असल में मुखिया का वो मौन उसकी सबसे बड़ी विवशता है। कमली जीवन और मृत्यु के मध्य झूल रही है और प्रशांति उस अंधकार में एकमात्र आशा की किरण है। मतलब उस भयानक दलदली भूमि में खिलता हुआ एक श्वेत कमल जो चारों ओर की गंदगी से बिल्कुल अछूता है। सत्य कहा। किंतु उस प्रेम की पवित्रता के ठीक विपरीत उसी ग्राम में धर्म और आस्था के नाम पर एक अत्यंत अंधकारमय और पापपूर्ण व्यवस्था भी अपना जाल बिछाए हुए है। आप मेरीगंज के मठ की बात कर रही हैं? हाँ। मठ, ये सुनकर तो मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। मठ तो पवित्रता, वैराग्य और ईश्वर से मिलन का केंद्र होना चाहिए। वहां भला कैसी कुरीतियां पनप सकती हैं? यही तो इस समाज की सबसे भयानक विडंबना है। बाहर से जो पवित्रता का ध्वज लहरा रहा है, उसकी दीवारों के भीतर वह स्थान वासना, लोभ और सत्ता का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। ये तो अत्यंत घृणित है। बिल्कुल। मठ के महंत सेवादास के अधीन जो कुछ भी घटित होता है, वह न केवल धर्म को अपितु संपूर्ण मानवता को लज्जित करने वाला है। भोले भाले ग्रामीणों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है। और यहीं पर इस महागाथा की सबसे करुणामयी और सबसे अधिक शोषित स्त्री पात्र का उदय होता है, कोठारिन लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी का पात्र हृदय को गहरे तक भींध देता है। सच कहूं तो लक्ष्मी का चरित्र मुझे उस बंदी पक्षी की तरह प्रतीत होता है जिसके पंख काट दिए गए हों, जिसे एक लोहे के पिंजरे में डाल दिया गया हो, फिर भी वो अपना गीत गाना नहीं छोड़ता। सत्य कहा आपने। महंत और उस मठ के भीषण शोषण और अनगिनत अत्याचारों के बीच भी लक्ष्मी का असीम साहस कभी नष्ट नहीं होता। वो टूटती है, बिखरती है, अपमान के घूंट पीती है, किंतु अपनी आंतरिक गरिमा और स्वाभिमान को कभी मलिन नहीं होने देती। बिल्कुल। वो इस पूरे अंचल की मौन पीड़ा, उस घुटते हुए रुदन का सबसे बड़ा प्रतीक है। चिकित्सक प्रशांत विज्ञान के माध्यम से शरीर के ज्वर को तो मिटा सकता है, किंतु समाज की आत्मा में जो ये पाखंड का ज्वर बैठा है, उसे कौन मिटाएगा? ये एक अत्यंत गंभीर प्रश्न है। परंतु देखिए, समय की धारा कभी एक समान नहीं बहती। वो अपने साथ परिवर्तन अवश्य लाती है। हाँ, वर्ष 1947। बिल्कुल। एक ओर पूरा देश परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ रहा है, तो दूसरी ओर स्वतंत्रता और स्वराज की वो प्रचंड आंधी देश के कोने कोने से उठती हुई मेरीगंज की धूल भरी पगडंडियों तक पहुंच जाती है। और अंचल का वातावरण एक अभूतपूर्व लहर से कांप उठता है। सदियों की जड़ता टूटने लगती है। किंतु ये स्वतंत्रता अपने साथ केवल स्वराज का उल्लास नहीं लाती, है ना? सत्य कहा। ये अपने साथ लाती है विचारधाराओं का एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध। इस ग्राम में 2 अत्यंत भिन्न विचारधाराएं आपस में पूरी शक्ति से टकराती हैं। एक ओर हैं बावनदास। हाँ, कद में अत्यंत छोटे, साधारण से दिखने वाले मनुष्य, किंतु उनका हृदय प्रेम, सत्य, अहिंसा और अटूट गांधीवादी सिद्धांतों से भरा हुआ है। उनका मानना है कि परिवर्तन हृदय से आना चाहिए, रक्तपात से नहीं। बिल्कुल। और ठीक उनके विपरीत है कालीचरण, एक युवा, विद्रोही और शक्ति में विश्वास रखने वाला समाजवादी। हाँ, जिसकी शिराओं में उबलता हुआ रक्त है। यहाँ एक बहुत ही बेचैन करने वाला प्रश्न जन्म लेता है। क्या सदियों पुरानी शोषक व्यवस्था को केवल बावनदास के शांति और प्रेम वाले मार्ग से उखाड़ा जा सकता है? यही तो वो वैचारिक द्वंद्व है। या फिर उस दमनकारी व्यवस्था को तोड़ने के लिए कालीचरण की लाठी, उसका संघर्ष और शक्ति प्रदर्शन ही एकमात्र उपाय है? देखिए, बावनदास का मानना है कि यदि हम हिंसा का उत्तर हिंसा से देंगे
तो हम भी उसी शोषक व्यवस्था का भाग बन जाएंगे। किंतु कालीचरण तो यथार्थ को देखता है। बिल्कुल। वो जानता है कि मुखिया विश्वनाथ प्रसाद और रामकृपाल सिंह जैसे भूमिपति सरलता से अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। वो पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने में विश्वास रखता है। और ये वैचारिक मतभेद केवल संवादों तक सीमित नहीं रहता। जैसे जैसे चेतना जागृत होती है, ये भयंकर और हिंसक रूप ले लेता है। हाँ, जिस भूमि को संथाल आदिवासियों और निर्धन किसानों ने पीढ़ियों से अपने पसीने से सींचा था, अब उस पर अधिकार के लिए एक भीषण रक्तपात आरंभ होता है। संथाल आदिवासियों और ग्राम के शक्तिशाली भूमिपतियों के बीच का ये हिंसक टकराव कथा को एक अत्यंत भयानक मोड़ पर ले जाता है। तीरों की वर्षा होती है, लाठियां चलती हैं और वो उपजाऊ भूमि रक्त से लाल हो जाती है। हिंसा की इस धधकती अग्नि में सत्य, न्याय और मनुष्यता सब कुछ भस्म होने लगता है। और इसी घोर अराजकता के बीच जन्म लेता है एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत क्रूर धोखा। वो धोखा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जिस युवा चिकित्सक ने अपना सर्वस्व उस ग्राम की व्याधियों को मिटाने में लगा दिया, उसी चिकित्सक प्रशांत पर हिंसक विद्रोहियों की सहायता करने का झूठा आरोप मढ़ दिया जाता है। और राज्य की पुलिस उसे रातों रात बंदी बना लेती है। ये कैसे संभव हुआ? एक रक्षक को ही व्यवस्था ने भक्षक कैसे घोषित कर दिया? असल में ये उस दमनकारी व्यवस्था का आत्मरक्षा तंत्र है। जब सत्ताधारी वर्ग को लगता है कि नियंत्रण छिन रहा है, तो वे ज्ञान और सत्य को ही अपना शत्रु मान लेते हैं। मतलब प्रशांत का निस्वार्थ भाव ही उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया? बिल्कुल। भ्रष्ट राज्य की मशीनरी और चतुर जमींदार मिलकर उस प्रकाश को कारागार के अंधकार में ढकेल देते हैं। सत्य को बंदी बना लिया जाता है। ये तो अत्यंत क्रूर उपहास था। परंतु इस महागाथा का सबसे रुला देने वाला, सबसे हृदय विदारक क्षण अभी आना शेष था। हाँ, वो क्षण जब देश का दुखद विभाजन नई और रक्त रंजित सीमाएं खींच देता है। और उन सीमाओं पर एक नया ही खेल आरंभ हो जाता है। तस्कर, भ्रष्ट अधिकारी और स्वार्थी लोग अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं। अनाज और आवश्यक वस्तुओं की धड़ल्ले से तस्करी होती है और वहां उस घोर अंधकार के बीच अकेला खड़ा रहता है सत्य का वह सिपाही बावनदास। वो सच्चा गांधीवादी जो अपनी अंतिम श्वास तक उस भ्रष्टाचार को रोकना चाहता है। वो तस्करों की बैलगाड़ियों के मार्ग में लेट जाता है। किंतु अंधेरे की उन क्रूर ताकतों ने उस प्रकाश को अत्यंत निर्दयता से कुचल दिया। बैलगाड़ियों के भारी पहिए बावनदास के शरीर को रौंदते हुए निकल जाते हैं। सीमा पर तस्करी रोकते हुए उस सच्चे संत की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके शत विक्षत शरीर को नदी में बहा दिया जाता है, मानो सत्य और अहिंसा का कोई मूल्य ही ना बचा हो। उस दृश्य को देखकर श्वास रुक सी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन बावनदास की मृत्यु नहीं हुई, अपितु उस ग्राम के लिए स्वयं गांधी की ही मृत्यु हो गई। सत्य, अहिंसा और पवित्रता का वह स्वर हमेशा के लिए मौन हो गया। भ्रष्टाचार ने आदर्शों की हत्या कर दी। ये कथा का वह चरम दुख है जहां नेत्र भर आते हैं। बिल्कुल, ऐसा प्रतीत होता है मानो अंधकार ने सब कुछ निगल लिया है, अब कोई आशा शेष नहीं है। परंतु प्रकृति का ये शाश्वत नियम है कि सबसे घनी और भयावह रात्रि के पश्चात ही सूर्य की प्रथम किरण जन्म लेती है। सत्य कहा आपने। रेणु जी की ये महागाथा केवल गहरी निराशा के गर्त में समाप्त नहीं होती। ये एक धुंधली सी किंतु अत्यंत पवित्र आशा की ओर बढ़ती है। हाँ, बंदी गृह की यातनाओं से मुक्त होकर जब प्रशांत वापस लौटते हैं तो मेरीगंज का स्वरूप बहुत कुछ बदल चुका होता है। संघर्षों की अग्नि ने बहुत कुछ भस्म कर दिया है। और तब प्रशांत लौटकर कमली और अपने नवजात शिशु को पूर्ण हृदय से अपनाते हैं। और ये नवजात शिशु केवल एक जीवन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वह उस नए समाज का, उस नए भारत का प्रतीक है जो इतनी असीम पीड़ा और रक्तपात के बाद जन्म ले रहा है। प्रशांत का उस शिशु को अपनाना व्यवस्था की सभी रूढ़ियों पर एक बहुत बड़ा आघात है। और यहीं हमें इस महागाथा के शीर्षक का वास्तविक अर्थ समझ में आता है, मैला आंचल। सत्य, ये समाज भले ही कितना मैला क्यों ना हो, इसमें कितनी ही अज्ञानता, कितना ही कीचड़ क्यों ना भरा हो, अंततः यह एक माता के आंचल के समान है। बिल्कुल। इसी मैले आंचल में ममता, निस्वार्थ प्रेम, करुणा और जीवन की धड़कन आज भी पूर्णतः सुरक्षित है। वह मिट्टी गंदी अवश्य है,
किंतु वो बांझ नहीं है। हाँ, उसमें आज भी जीवन को जन्म देने, उसे पालने और एक नए भविष्य को सींचने की असीम शक्ति है। यह महागाथा केवल मेरीगंज ग्राम की कहानी नहीं है। ये आज भी हमारे समाज के बदलते स्वरूप, हमारे भीतर चल रहे प्रकाश और अंधकार के संघर्ष का एक जीता जागता दर्पण है। एकदम सत्य। यह हमें प्रश्न करने पर विवश करता है कि क्या हम अपने भीतर के इस मैले आंचल को स्वीकार कर उसमें छिपे आशा के कमल को पहचान सकते हैं। यदि मेरीगंज की इस मिट्टी की गंध, इन पात्रों के असीम संघर्ष और इस महाकाथा ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ है, तो इस प्रस्तुति को अवश्य पसंद करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। टिप्पणी करके हमें अवश्य बताएं कि इस कथा में कौन सा पात्र या कौन सी घटना आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी, और भविष्य में ऐसी ही अद्भुत और हृदयस्पर्शी कथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल की सदस्यता लें। नमस्कार।